जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम खनिज और विटामिन के बारे में जानेंगे। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है। और यदि आप इस बात से लेकर चिंतित हैं कि आपका सिलेबस नहीं हो रहा टाइम पे पूरा, तो उस बात को लेकर आप चिंतित नहीं होइए। आपका जो सिलेबस है समय पे पूरा कराया जाएगा और उसका रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका सिलेबस नहीं होगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा साइंस का। ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि खनिज के बारे में जानेंगे कि खनिज और लवण क्या होते हैं। तो खनिज और जो लवण होते हैं वह क्या होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इसमें आगे है कि मानव के शरीर में जो खनिज लवण होते हैं उनकी संख्या कम से कम कितनी है? 29। तो मानव के शरीर में लगभग 29 प्रकार के क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये बताना है। आगे है, खनिज लवणों से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि खनिज और लवण से मानव शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा प्राप्त कराने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वह कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होता है, तीसरा क्या होता है? वसा। तो ये 3 पोषक तत्व मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, परंतु ये जो खनिज लवण होते हैं वो मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम इसमें एक एक करके जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है सोडियम। तो सोडियम क्या होता है? यह मस्तिष्क और हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके आवेग को क्या करता है? संचलित करता है, उसको चलाने में सहायता करता है। तो मस्तिष्क से जो संबंधित है वह क्या होता है? हमारा सोडियम। दूसरा इसका काम होता है, मानव शरीर का जो रक्त होता है उसका जो प्रेशर होता है, रक्तदाब, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसको बढ़ने भी नहीं देता है और उसको कम भी नहीं हो, मतलब एक नियमित लेवल पर उसको बना के रखता है। यहाँ से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर का जो सामान्य दाब होता है वह कितना होता है? कमेंट करके आप आंसर करें क्या होगा। नहीं तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ आपको, 120/80 mmHg क्या होगा? हमारा मानव शरीर का सामान्य दाब होता है। ठीक है। आगे है इसमें कि यह हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनके संकुचन में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। हमारी जो मसल्स होते हैं उनको चलाने में हेल्प करता है। आगे है, मानव के शरीर में जो सोडियम तत्व होता है वह एक धनात्मक विद्युत अपघट्ट को क्या करता है? संतुलित करता है और उसको बनाए रखता है। और यह मुख्य रूप से मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो बाहर वाला द्रव होता है उसमें धन आयन के रूप में पाया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं Na+1 आयन। तो ये जी जितने भी मैंने महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ाए इनमें से आपको सारे के सारे बिंदु याद रखना है। अभी और बिंदु हैं इसमें आगे। इसी में आगे है अब कि सोडियम का जो मुख्य स्रोत होता है वह क्या होता है? साधारण नमक, जिसे आप क्या पढ़ते हैं? NaCl। और दूध और मांस, ये भी इसके क्या होते हैं? मुख्य स्रोत होते हैं। आगे है, सोडियम की यदि कमी हो जाए तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल हो रहा था या तो वो लो हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? वो हाई हो जाएगा। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। अब आगे है इसमें दूसरा खनिज लवण जिसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम का भी वही काम होता है जो कि सोडियम का होता है, जैसे पेशीय संकुचन करना, तंत्रिका में आवेग का संचरण करना और कोशिका की गतिविधियों में क्या करना? सहायता करना। किसका काम होता है? पोटेशियम का काम होता है। आगे है इसी में कि यह भी कोशिकाओं के जो बाह्य द्रव होता है उसमें धन आयन के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। यहाँ पर K+1 आयन था, वहाँ पे था Na+1 आयन। तो दोनों ही अपने अपने आयनों के साथ कोशिका के द्रव के अंदर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। आगे है, यह लगभग सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है? उपस्थित होता है। हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उन भोजन में जो अधिकांश भाग होता है उन सभी में क्या होता है? पोटेशियम की मात्रा उपस्थित होती है। आगे है, पोटेशियम की कमी से अंगघात
जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पैरालाइसिस, शरीर का किसी एक भाग काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, पैरालाइसिस के जोखिम का क्या होता है, खतरा होता है, किसकी कमी से, पोटेशियम के। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे इसमें जो अगला खनिज लवण है वह क्या है हमारा, कैल्शियम। इसका सिंबल क्या होता है, Ca, ठीक है। तो जब कैल्शियम की हम बात करते हैं तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये हमारी हड्डियों के लिए और हमारे शरीर के जो दांत हैं उनके लिए क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली जो कैल्शियम है हड्डी और दांत के साथ क्या करता है, विटामिन डी को जोड़कर क्या करता है, हमारे हड्डियों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता का मतलब होता है कठोरता। तो यदि आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा कौन सा खनिज लवण होता है जो हमारे दांतों को या हमारे हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। आगे है इसी में कि जो कैल्शियम का आयन होता है Ca+2 आयन, ये रुधिर स्कंदन को इंग्लिश में आप कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। जब कभी भी हमें चोट लग जाती है तो चोट वाली जगह पे से खून निकलता है और खून निकलने के बाद में वहाँ पे छोटे छोटे थक्के जम जाते हैं, उसी को अपन बोलते हैं रुधिर स्कंदन। तो इस रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि ये आयन नहीं होगा तो रुधिर का स्कंदन नहीं होगा। तो ये इसमें आप लिखेंगे IMP कि ऐसा कौन सा खनिज होता है जो कि रुधिर के स्कंदन में सहायक होता है, ठीक है। आगे है कि यह मानव शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है। आगे है इसमें कि यह पेशी के संकुचन में भी क्या होता है, सहायक होता है। पेशी से यहाँ से एक प्रश्न आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानव के शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होती है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप इस टर्म को इसमें याद रखेंगे। हड्डियां कितनी होती हैं मानव के शरीर में, तो आंसर कितना करेंगे आप, 206 वयस्क अवस्था में। और यदि जन्म के समय पूछे बच्चों में तो 300 से ज़्यादा, 300+। और यदि आपसे पूछे कि दांत कितने होते हैं तो आंसर हो जाएगा 32। और पूरे जीवन काल में दांत कितने होते हैं, 52। तो ये मैं आगे वाली वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा जैसे ही हमारा ये टॉपिक आएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें जो भी पढ़ रहे हैं वो एकदम सिलेबस को लेकर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में, आगे पीछे हम इसको नहीं कर सकते हैं। आगे है कि Ca की यदि कमी हो जाए कैल्शियम की तो क्या होता है, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। मतलब हड्डियां कठोर होने की वजह मुलायम हो जाती हैं और उनमें धीरे धीरे छोटे छोटे छेद होने लगते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो इतनी बात हमें कैल्शियम के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब आगे है इसमें अगला हमारा खनिज लवण जिसका नाम है फास्फोरस। आपने सुना होगा फास्फोरस के बारे में कि जितने भी सजीव होते हैं चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर हम हों, फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो प्रत्येक सजीवों में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज लवण है। तो ये पहला बिंदु हमें इसी के बारे में बता रहा है। तो ये बात याद रखेंगे आप कि एकमात्र ऐसा तत्व जो कि सभी सजीवों में पाया जाता है, नाम है क्या, फास्फोरस। यह मानव के शरीर में जितने भी तरल पदार्थ होते हैं उनके संरचनात्मक संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है, उनको बैलेंस करके रखता है, उनकी स्थिति को नियमित बनाए रखता है। आगे है यह मुख्यतः वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी क्या होता है, सहायक होता है। आगे है यह हड्डी और दांत के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए कैल्शियम हड्डियों को कठोर बनाता है और फास्फोरस हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो दोनों में अंतर है। यदि पूछे कि हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है कौन, तो आंसर आ जाएगा कैल्शियम। और हड्डियों को मजबूती प्रदान कौन करता है, तो आंसर आ जाएगा आपका फास्फोरस, ठीक है। इसी में आगे कि कोशिका के जीव द्रव के निर्माण में क्या करता है, फास्फोरस सहायता करता है। नीचे इसमें एक नोट लिखा हुआ है, नोट में कहा गया है कि अस्थियों में फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ही जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो अस्थियां क्या होती हैं, जलने लगती हैं। यदि फास्फोरस की मात्रा नहीं होगी तो हड्डियां जो होती हैं वो जलेंगी नहीं।
तो इन्हीं की उपस्थिति के कारण उनमें क्या लगती है, आग लगती है। ठीक है, आगे है इसमें हमारा अगला जो खनिज लवण है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नाम क्या है, आयरन। आयरन को ही आप क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं, ये इसका संकेत हो जाएगा। आगे है कि जो आयरन है वह आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, जिसे आप क्या पढ़ते हैं, एचबी, या इसी को बोलते हैं श्वसन रंगा, इसी का एक और नाम होता है श्वसन रंगा, के निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है। इसी में है कि यह मानव शरीर में फेरस के रूप में पाया जाता है। जो लोहा है मानव के शरीर में Fe+2 आयन के रूप में होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि जब आप इसको ऐसा लिखते हैं +3 तो ये होता है आपका फेरिक। इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है। कौन से फॉर्म में पाया जाता है, फेरस फॉर्म में। आगे है यकृत आयरन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। जितने भी प्रकार के सजीव होते हैं उनका जो लीवर होता है, जिसे आप जिगर कहते हैं, यकृत, उसमें आयरन की मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे है इसमें कि आयरन पुरुषों में अधिक और महिलाओं में क्या होता है, कम मात्रा में होता है। आयरन माने लोहा, इसलिए लोहे की अधिक मात्रा की वजह से पुरुषों का शरीर कठोर और महिलाओं का कोमल या मुलायम होता है। आगे है यह मानव शरीर में CO2 का परिवहन करता है। ये भी आपके लिए मोस्ट IMP पॉइंट है कि कौन सा ऐसा तत्व होता है या खनिज पदार्थ जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका आयरन। आगे है आयरन की कमी से एनीमिया, रक्त अल्पता, आरक्तता, या इसी को आप कहते हैं रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। मतलब खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी से, आयरन की कमी से। आगे है गर्भवती महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में आयरन की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये मात्रा कितनी होती है, सामान्य महिलाओं को लेना पड़ता है 20 mg मिलीग्राम, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पर डे लगभग 40 से 50 मिलीग्राम आयरन अपने भोजन में शामिल करना होता है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। आगे है आयरन के स्रोत। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गया, विभिन्न प्रकार के भाजियां हो गई, तो वो सब काय में आती हैं, हमारे आयरन के स्रोत में आती हैं। आगे है यकृत, मांस, किशमिश और अंडे, ये सब क्या होते हैं, हमारे आयरन के स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे है इसमें आयोडीन खनिज पदार्थ। इसके बारे में आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी से गले में घेंगा रोग हो जाता है। तो आप लोगों ने जो सुना है वो बहुत बढ़िया सुना है, और आपको यदि ये बात याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसी को आपको यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। आगे है आपने इसमें सुना होगा एक ग्रंथि जिसका नाम होता है थायराइड, जो कि हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि को ही हम अवटु ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये इसका हिंदी में नाम होता है अवटु। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। तो थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन नाम क्या है, थायरॉक्सिन, ये वाला। इस थायरॉक्सिन के संश्लेषण में ये आयोडीन अपनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यही इसका मेन काम होता है। और यदि ये आयोडीन नहीं होगा तो गले में कैंसर हो जाता था, घेंगा। घेंगे को ही क्या बोलते हैं, गलगंड, या इसी को इंग्लिश में आप कहते हैं गोइटर। ठीक है, तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। आगे है यदि किसी को गले में घेंगा हो गया है तो घेंगा के बाद की जो अवस्था होती है उसे ये क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटिज्म। और इस अवस्था में मनुष्य के शरीर में जो मानसिक विकार होते हैं वह क्या होते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि घेंगा के बाद की जो अवस्था होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो नाम पढ़ेंगे आप क्रिएटिज्म। ठीक है, आगे है आयोडीन के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो आयोडीन के स्रोत कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलने वाले जितने भी खाने की वस्तु होती हैं, जैसे मछली, विभिन्न प्रकार के जीव जो कि जल में निवास करते हैं, वो उन सभी में क्या होती है, आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। बेसिकली हम तो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, तो उसी से अपने आयोडीन की पूर्ति कर रहे हैं। सही बात है ये भी, है ना।
ठीक है, और समुद्री मछली। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे आयोडीन के स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे है इसमें मैग्नीशियम, जिसे आप Mg कहते हैं। मैग्नीशियम जो होता है यह मानव शरीर की पेशियों और तंत्रिका तंत्र की क्रिया के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। इसका जो स्रोत होता है वह सभी प्रकार की जो हरे रंग की सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। तो इससे संबंधित इतनी जानकारी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे है इसमें क्लोरीन। तो क्लोरीन का काम क्या होता है, जठर रस में अम्ल और क्षार का संतुलन बना के रखता है, और इसकी कमी से जो हमारी पेशियां होती हैं उनमें क्या होने लगती है, ऐंठन होने लगती है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, अगला है इसमें अपना नेक्स्ट जिंक। जिंक जो खनिज पदार्थ होता है वह इंसुलिन, आपने सुना होगा इंसुलिन, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। कौन निकाल के देता है, अग्न्याशय ग्रंथि। और इसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह या शुगर नाम का रोग हो जाता है। और यही क्या करता है, हमारे एंजाइमों के लिए आवश्यक होता है। कौन, जिंक। तो जिंक का काम होता है इंसुलिन और एंजाइम के लिए आवश्यक, और साथ में इसकी कमी से हमारी त्वचा खुरदरी और जनन क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे है इसमें गंधक। गंधक को ही आप क्या कहते हैं, सल्फर कहते हैं। तो यह शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होती है, सहायक होती है। साथ ही साथ इसकी कमी से मांसपेशियां क्या होती हैं, हमारी फटने लगती हैं। यदि मांसपेशियों को समय पे ऑक्सीजन, ऊर्जा या प्रोटीन नहीं मिलता है तो उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, जिससे वो दर्द करने लगती हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मांसपेशियों का फटना कहते हैं। आगे है हमारा कोबाल्ट, जिसका सिंबल होता है CO। तो यह विटामिन B12 और RBC के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। और इसकी कमी से रक्त की क्या होने लगती है, बॉडी में कमी होने लगती है। ये पॉइंट हमारे लिए IMP है, याद रखना कोबाल्ट के बारे में। परीक्षा में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी छात्र वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनका मुख्य विषय विज्ञान है। ठीक है, और इस क्लास की जो PDF होती है एकदम आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से पढ़ें और PDF से आप रिवीजन करें, तो आपको तैयारी में कोई भी कमी नहीं रखना है। यहाँ से हमारी ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इसमें मैग्नीज, सिंबल होता है Mn। तो मैग्नीज जो होता है शरीर में यूरिया के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूरिया कहाँ बनता है, हमारे किडनी में बनता है, और मूत्र में क्या होता है, ये सम्मिलित होता है। बना के कौन देता है इसको, किडनी, जिसे आप क्या बोलते हैं, वृक्क कहते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नीज है वह यूरिया के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। ये इसका होता है फॉर्मूला। साथ ही साथ ये अस्थि, उपास्थि और जो हमारे संयोजी ऊतक होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, ये जरूरी होता है। और यदि ये नहीं होगा तो हमारी किडनी के द्वारा यूरिया का निर्माण नहीं होगा फिर ठीक से। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे है इसमें अगला खनिज पदार्थ, जिसका नाम है कॉपर। जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर हीमोग्लोबिन और हमारी हड्डियों के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। पीछे हम पढ़ के आए कैल्शियम के बारे में, तो देखें कैल्शियम भी जरूरी है और साथ साथ में कॉपर भी जरूरी है। तो दोनों चीज़ें आपके लिए जरूरी है, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, और यह रुधिर की जो वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें आप धमनी, शिरा, आर्टरी और वैन कहते हैं, इनके विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। किसका, कॉपर का। आगे है इसकी कमी से रक्तक्षीणता या अरक्तता नामक रोग होने लगता है, मतलब खून की कमी होने लगती है। ठीक है, अब आगे हैं इसमें फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है कैपिटल F। तो फ्लोरीन जो होता है मुख्य रूप से हमारे दांतों के लिए क्या होता है, एक आवश्यक खनिज पदार्थ होता है, केवल दांतों के लिए। ठीक है, यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे दांतों का ठीक से विकास नहीं होगा, दांतों का जो आकार होगा वह अव्यवस्थित रहेगा।
ठीक है। और यदि इसकी अधिकता हो जाए तो भी समस्या है। तो इसकी अधिकता से हमारे जो दांत हैं उनमें फ्लोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें दांतों का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। देखो पायरिया होता है वो भी सही है, लेकिन ये भी उसमें अपना योगदान देता है। ठीक है। आगे है इसमें अगला खनिज पदार्थ जिसका नाम है सेलेनियम। सिंबल होता है Fe। तो यह हमारी हृदय की जो पेशियां होती हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं कार्डियक मसल्स, उनके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। और जो विटामिन ई है उसके निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, शरीर में उसको बनाने में या फिर उसके साथ काम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, सेलेनियम। अगला है मॉलिब्डेनम जिसका सिंबल होता है MO। तो जो मॉलिब्डेनम नाम का खनिज पदार्थ होता है वह नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं, जिसमें ये है हमारा अमोनिया। क्या नाम हो जाएगा इसका, अमोनिया। ये हो जाएगा आपका यूरिया, यूरिया। और ये हो जाएगा आपका क्या, यूरिक अम्ल। इन तीनों के उत्सर्जन में ये क्या करता है, सहायता करता है। यदि ये तीनों पदार्थ हमारे शरीर में रह गए तो हमारे शरीर की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। क्योंकि ये तीनों पदार्थ होते हैं विषैले, इन्हें शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो इन सभी को बाहर निकालने में किडनी की सहायता कौन करेगा, आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम नाम का खनिज पदार्थ। ठीक है। अब आगे खनिज पदार्थों से संबंधित एक नोट है। इसमें कहा गया है कि जो खनिज लवण होते हैं यह शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए क्या होते हैं, एक प्रकार के कच्चे पदार्थ होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं रॉ मटेरियल। मतलब इन्हीं से हमारे ऊतक क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। आगे है कि धातु, अधातु और उनके जो लवण होते हैं वही मिलके क्या बनाते हैं, खनिज लवण बनाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं। आगे है इसमें कि भूमि से प्राप्त होने वाले पदार्थों को भी हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है। तो ये तीन जो नोट हैं इनकी परिभाषा से संबंधित है और तीनों आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। इसी में आगे दो नोट और हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि लघु मात्रिक खनिज लवण और एक होते हैं दीर्घ मात्रिक खनिज लवण। तो ऐसे खनिज लवण जिनकी मात्रा शरीर के लिए क्या होती है, कम होती है या जिनकी आवश्यकता कम पड़ती है, उन्हें अपन कहते हैं लघु या अल्प। और शरीर को जिनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं दीर्घ। ठीक है। तो इसमें पहला नाम हो जाएगा आपका आयरन, लघु में। ये CO मतलब कोबाल्ट, ये सब मैंने पीछे पढ़ा है, वहाँ से उनके फुल फॉर्म लिख देना आप। तो मैं यहाँ पर एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि लघु मात्रिक जो खनिज लवण है उनमें है आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, जिंक, आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज और क्रोमियम। जबकि हम बात करते हैं दीर्घ मात्रिक खनिज लवणों की, तो इनमें पहला हो जाएगा कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। तो इतने खनिज पदार्थों के नाम आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। मैंने कोशिश की है खनिज पदार्थों को बहुत अच्छे से समझाने की, और ये जो मैंने इसमें समझाया है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी जितनी भी मेरे पास इसका मटेरियल है उन सब का मिश्रण दिया है मैंने आपको। ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इसमें नया जो पोषक तत्व है विटामिन के बारे में बात करेंगे कि विटामिन्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। जनरली आप इसका उच्चारण विटामिन करके पढ़ते हैं, लेकिन सही जो उच्चारण होता है इसका विटामिन होता है। ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो विटामिन की जब हम बात करते हैं तो इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1911 में कैजीमर फुंक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। इसमें आगे है कि यह एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब जितने भी विटामिन होते हैं उनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है और कुछ अन्य तत्व भी क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है। आगे है यह मानव शरीर की जो उपापचयन क्रिया होती है जिसे आप बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, उसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है। मानव के शरीर में
विटामिन की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है, हमें ज़्यादा ज़रूरत इनकी हमें नहीं पड़ती है। आगे है कि प्रोटीन के समान ही मानव के शरीर में वृद्धि और विकास करने में विटामिन क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो विटामिन का सबसे मुख्य काम क्या होता है, मानव शरीर में वृद्धि और विकास करना, ठीक है। और एक और मुख्य काम होता है, यदि शरीर में कोई बीमारी हो रही है तो उस बीमारी से लड़ने का काम कौन करते हैं, विटामिन करते हैं। तो ये बात और आप इसमें जोड़ लीजिए कि शरीर में होने वाले जो रोग होते हैं उन रोग से लड़ने में विटामिन क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। आगे है इसमें कि हमारा शरीर विटामिन डी और के को संश्लेषित कर सकता है, परंतु शेष विटामिनों को हमें किसी न किसी भोजन के रूप में सेवन करना होगा। कहने का मतलब है विटामिन डी यदि हम धूप में खड़े हो जाएं तो उसको संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो और विटामिन होते हैं उन्हें हमें किसी न किसी भोजन से ही ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। आगे है कि वर्तमान में लगभग 20 प्रकार के जो विटामिन हैं उनकी खोज हो चुकी है, लेकिन उनमें से केवल 13 प्रकार के विटामिन ही मानव के शरीर के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। आगे है विटामिन को हम सहायक या एसोसिएटिव आहार के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन से संबंधित इतने बिंदु आपको इसमें याद रखना है। अब हम इसमें विटामिन के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। आगे है इसमें विलेयता के आधार पर, मतलब घोलना है इनको हमें। तो जब हम इन्हें विलय करेंगे तो उसके आधार पे जो विटामिन होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं और दूसरे होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। तो ऐसे विटामिन जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं वह कौन कौन से होते हैं, बी होता है और एक और कौन सा होता है हमारे पास, सी। और जल में घुले होने की वजह से यह प्रतिदिन हमारे मूत्र में से क्या निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसलिए इन्हें हमें भोजन के साथ पर डे लेना पड़ता है। और ऐसे विटामिन जो वसा में घुले होते हैं उन्हें प्रतिदिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली कौन कौन से होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इन सभी विटामिनों में से जो बी और सी होते हैं ये दोनों काय में घुले होते हैं, जल में। और बाकी शेष विटामिन काय में घुले होते हैं हमारे, ये के है सॉरी, शेष काय में घुले होते हैं, वसा में। तो इनमें हम पहले जल में घुलनशील विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है विटामिन बी। तो विटामिन बी की यदि खोज की बात करें तो इसको खोजा गया था मैकुलन नाम के वैज्ञानिक ने। वेरी मोस्ट IMP पॉइंट कि विटामिन बी की खोज किसने की थी, तो नाम क्या पढ़ेंगे आप, मैकुलन। आगे है यह जल में घुलनशील नाइट्रोजन युक्त विटामिन होते हैं। कहने का मतलब है कि इनमें कार्बनिक यौगिक के साथ साथ क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो मुख्य विटामिन होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनमें भी बी में अलग अलग प्रकार के विटामिनों के नाम हैं और उनके प्रकार हैं। पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं अपन बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग का मतलब होता है कि शरीर में वृद्धि रुक जाना, वजन घटना और तंत्रिका तंत्र का कमज़ोर पड़ जाना या धीरे-धीरे काम करना। आगे है इसके काम होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ जुड़कर उपापचयन की क्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में काम करना। तो ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, तो विटामिन बी पूछे या B1 पूछे, इसका रासायनिक नाम थायमीन याद करना है और रोग कौन सा होता है, बेरी-बेरी। इतनी बात हमें इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे है इसमें विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या पढ़ते हैं आप इसको, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से कीलोसिस नाम का रोग हो जाता है। एक नाम सुना होगा आपने, कील, त्वचा में से छोटे छोटे कील निकल के बाहर आती है, तो वही रोग होता है जो कि विटामिन B2 की कमी से होता है। इसमें हमारे ओठ, त्वचा और जो जीभ होती है उसमें रूखापन आ जाता है, साथ ही साथ मन में विकार उत्पन्न हो जाता है और रक्त क्षीणता की भी क्या होती है, कमी होने लगती है, ठीक है। आगे है इसका काम क्या होता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के साथ में उपापचयन की क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। आगे है विटामिन B3।
तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या नाम पढ़ेंगे आप? नियासिन। और इसी का एक और नाम होता है निकोटिनामाइड। तो ये नाम भी आप इसमें याद रखेंगे कि निकोटिनामाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B3। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग। तो भैया ये IMP है, इसको अच्छे से पढ़ लें कि पेलाग्रा नामक रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3। इसी को आप 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि पाचन क्रिया और मानसिक विकार दोनों से संबंधित जो रोग होता है उसी को बोलते हैं अपन पेलाग्रा। ठीक है। आगे है कि पाचन की क्रिया में ये क्या करता है? विटामिन B3 हमारी सहायता करता है। ठीक है। आगे है इसमें विटामिन B5। तो इसका रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक एसिड। किसका? विटामिन B5 का। यह हमारे चर्म रोग, बालों को सफ़ेद होना और जनन क्षमता में कमी होना जैसे रोगों को दर्शाता है। इसकी कमी से बाल क्या हो जाते हैं? हमारे सफ़ेद हो जाते हैं। और क्या हो जाता है? चर्म से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। और इसका जो काम होता है वह अपचयन, जिससे अपन बोलते हैं कैटाबॉलिज्म क्रिया में ये क्या करता है? हमारी सहायता करता है। ठीक है। आगे है इसमें विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन। और ये वही वाला हमारा विटामिन होता है जिसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसमें त्वचा से संबंधित भी रोग होते हैं और पेशियों में ऐंठन भी होने लगता है। इसका मुख्य काम होता है अमीनो अम्ल के उपापचयन में भाग लेना। इसका मतलब है प्रोटीन को पचाने में ये सहायता करता है। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। और यह जो हमारा विटामिन होता है वह मांसपेशियों में दर्द, बालों का झड़ना, त्वचा का सल्की होना, रक्त में क्षीणता आना इत्यादि रोगों को दर्शाता है। और इसका जो मुख्य काम होता है वह क्या होता है? ग्लाइकोजन, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल का क्या करता है? ये संश्लेषण करने में सहायता करता है और साथ में ही सह एंजाइम के रूप में भी काम करता है। ठीक है। आगे है फॉलिक एसिड, ये लिखा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसकी कमी से ही RBC की समस्या आती है, RBC का आकार बिगड़ जाता है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि रक्त का पानी बन जाना, खून का पानी बन जाना फॉलिक एसिड की वजह से होता है। पेट में अल्सर मतलब पेट के जो छाले होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं। और भोजन के अवशोषण में कमी आती है। बेसिक सी बात है, पेट में या छोटी आंत में कहीं छाले पड़ेंगे तो भोजन का जो अवशोषण होगा, उसको ग्रहण करने की क्षमता जो होगी उसमें क्या आएगी? आपको कमी आएगी। आगे है इसके काम क्या होते हैं? तो यह हमारी रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। जो हमारी RBC होती है, बेसिकली कौन सी वाली? RBC। तो RBC को डेवलप करता है और DNA के संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है। आगे है इसमें विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। को का मतलब होता है कोबाल्ट। अभी पीछे मैंने पढ़ाया था आपको कोबाल्ट खनिज तत्व, तो उसमें ही विटामिन B12 का क्या होता है? संश्लेषण होता है। तो को मतलब होता है कोबाल्ट, एकमात्र ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। नाम हो जाएगा साइनोकोबाल्मिन। इसका काम क्या होता है कि इसकी जो कमी हो जाती है शरीर में तो एनीमिया, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी और परनीसियस नामक रोग हो जाता है। और इसका काम क्या होता है शरीर में? ये CO धातु के साथ उपस्थित होता है और इसमें रक्त और RBC की उत्पत्ति में ये क्या होता है? सहायक होता है। तो शरीर में ब्लड और RBC की उत्पत्ति में सहायक होता है। और इसमें CO मतलब हो जाएगा आपको क्या? कोबाल्ट। इसका पूरा नाम लिख लीजिए आप, यदि परीक्षा में पूछ लें तो आप इसमें याद रखेंगे, कोबाल्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो विटामिन B था वो क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं विटामिन C के बारे में, क्योंकि जो हम ये विटामिन अभी पढ़ रहे हैं इसमें वो कौन से वाले हैं? जो कि जल में घुलनशील है, B और C। ठीक है। तो ये C बचा है, C को और हम पूरा कर लेते हैं।
तो विटामिन सी की जब बात की जाती है तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड, एस्कर्बी या स्कर्बी अम्ल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O6। तो ये फॉर्मूला भी आपको इसमें याद रखना है। इसी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। दांत और दांतों से संबंधित यदि कोई रोग हमें हो गया है गलती से, तो वो विटामिन सी के अंतर्गत आता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीछे लिखा है, इसको याद रखेंगे आप। यदि आपके शरीर में कहीं चोट लग गई है और चोट लगने के बाद में घाव को भरने में टाइम लग रहा है, तो वो भी कहाँ आता है? विटामिन सी में आता है। विटामिन के में नहीं आएगा। विटामिन के केवल रक्त के थक्के को जमाने में सहायता करता है, घाव को नहीं भरता वो। तो घाव भरने में कौन हेल्प करते हैं? हमारे विटामिन सी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे है इसका काम क्या होता है? आरबीसी का निर्माण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, हड्डियों के लिए अधात्री बनाना मतलब मैट्रिक्स जाल बनाना इत्यादि काम करता है। और इसके जो सोर्सेस हैं, कहाँ से हमें ये मिलता है? तो जितने भी खट्टे रसीले फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, इमली और जो पपीता है इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे विटामिन सी के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आज हमने सभी प्रकार के खनिजों को गहराई से जाना और विटामिन में विटामिन बी और सी के बारे में पढ़ा, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब हम आगे इसमें इस क्लास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। ठीक है, अब आगे हम इसमें आज की क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि आहारी रेशे क्या होते हैं? तो जो रुक्षांश होते हैं, जो रेशे होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आहारी रेशे कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का अवयव उत्तरदायी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसका जो मुख्य अवयव होता है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। वसा उत्तर में नहीं होगा, नहीं तो आप वसा समझ के लगा दें। जो भोजन का मुख्य अवयव होता है जिससे ऊर्जा हमें मिलती है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है इसमें कि मांसपेशियों के सुचारू क्रिया के लिए खालिस्तान खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जो हमारे लिए मांसपेशियों के लिए ज़रूरी होते हैं वह कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं हमारे लिए? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम की वजह से ही हमारे शरीर में क्या होते हैं? जो मांसपेशियां होती हैं वो सुचारू रूप से काम करने में सहायता करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इन चारों में से सही होगा सूक्ष्मजीवी और कोशिकाओं का क्या करते हैं? द्रव कुंचन कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे है इसमें अगला प्रश्न कि भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता। आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यदि घेंगा रोग नहीं होगा तो मानसिक विकार भी नहीं आएगा। तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे है इसमें कि संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना चाहिए क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायता होती है। ये बात सही है। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका की निभाती है। ये बात भी सही है। ऊर्जा संचित रहती है। ये बात भी सही है। इसका मतलब है यदि भोजन हमारा संतुलित होगा तो ये उपरोक्त कथन क्या होंगे? हमारे इसमें सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि उबाल लेने से दूध के जो रोगाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग बेरी का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो इसका मुख्य लक्षण होगा अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, या फिर बच्चों की मानसिक विकलांगता, या घावों को भरने में अधिक समय लगना,
या फिर अंधेरे में कम दिखाई देना। तो इनमें से जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। क्या कहलाता है हमारा, बेरी बेरी रोग कहलाता है। नवा क्वेश्चन है हमारा कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, वसा से, विटामिन से, खनिज लवण से और कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा जल्दी ऊर्जा मिलती है, तो यही उसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि अन्य समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के, फ्रक्टोज के, ग्लूकोज के या फिर माल्टोज के। तो जो स्टार्च होता है उसी के जो स्रोत होते हैं उनको ही अपन क्या बोलते हैं, अन्य समृद्ध स्रोत कहते हैं। अन्य के जो छिलके होते हैं दानों के, उनके ऊपर जो पाया जाता है उसी को अपन स्टार्च या मंड कहते हैं। तो 11वें का सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कौन, रेशे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यदि मन से यदि आप कुछ और जोड़ेंगे तो वो गलत होगा। ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा इसमें। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आरक्तता किसकी कमी से होती है। तो आयरन की कमी से क्या होती है, हमें आरक्तता होती है। 15वां क्वेश्चन है कि भोजन का अनिवार्य अवयव क्या होता है, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये भोजन का अनिवार्य क्या होता है, पोषक तत्व होता है, जो कि आपको इसमें याद रखना है। तो आज की इस क्लास में हमने खनिज के बारे में पढ़ा, विटामिन के बारे में पढ़ा और कुछ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ठीक है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह एकदम निःशुल्क आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।